गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा जी, पिछले वीडियो में हमने अभिलंब रूप में समतल का समीकरण और उससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आइए आज हम अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण है। मान लीजिए अंतरिक्ष में हमारे पास एक समतल है। अंतरिक्ष से हमारा तात्पर्य 3D अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से है। यह ओरिजिन पॉइंट है। ये जो समतल है हमारा इस प्रकार से है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा जी, रियल में ऐसा नहीं होता है। ये समतल रियल में जेड अक्ष इस प्रकार से है और हमारा समतल इस प्रकार से है कि ये तीनों अक्षों को प्रतिच्छेद करता है, तीनों अक्षों को काटता है। तो इस समतल का समीकरण हम किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखें। व्यापक रूप में हमने समतल का समीकरण पढ़ा था बेटा जी, ax पल्स by पल्स cz पल्स d बराबर 0। ये व्यापक रूप में हमने समतल का समीकरण पढ़ा है। अब यहाँ हम थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के स्थान पे कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। क्यों, वो अभी समझ में आ जाएगा। देखें, माना समतल का समीकरण है, माना समतल का समीकरण है ax पल्स by पल्स cz पल्स d बराबर 0। ये हमारे पास में समतल है। इस समतल को हमें अंतःखंड रूप में इसको चेंज करना है या हमें अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण निकालना है। ये समतल इस प्रकार से है कि ये निर्देशीय अक्षों को अर्थात अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ अक्ष को कर रहा है, यहाँ वाई अक्ष को और यहाँ जेड अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए अक्ष को बिंदु P पे, वाई अक्ष को बिंदु Q पर और जेड अक्ष को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। तो बेटा जी, आप ये जो OP देख रहे हैं, ये OP जो है वो समतल द्वारा अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होता है। इसी प्रकार OQ समतल द्वारा वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है और OR जो है वो समतल द्वारा जेड अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है। तो हमने मान लिया, माना समतल निर्देशीय अक्षों पर, माना समतल निर्देशीय अक्षों पर क्रमशः A, B व C अंतःखंड काटता है। ये जो हमारा समतल है वो निर्देशीय अक्षों पर अर्थात अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर जो है वो ABC अंतःखंड काटता है। अर्थात अक्ष पर काटे गए अंतःखंड जो कि OP है उसकी लंबाई कितनी है, A इकाई, और वाई अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई B इकाई, और जेड अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा जी, C इकाई है। तो हम बात करें, ये जो अंतःखंड है हमारे पास में यदि A है तो हम बिंदु P के निर्देशांकों की बात करें तो बिंदु P चूंकि अक्ष पर स्थित है इसलिए इसका y निर्देशांक और z निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, 0। अब बिंदु P का अक्ष निर्देशांक क्या होगा, किसी भी बिंदु का जो अक्ष निर्देशांक होता है वो उस बिंदु के द्वारा अक्ष पे तय की गई दूरी होती है। तो इस बिंदु P के द्वारा अक्ष पे तय की गई दूरी कितनी है, स्मॉल a। तो इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा जी, a, y और z कोऑर्डिनेट 0 जाएंगे, 0, 0। इसी प्रकार y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड जो है वो हमने B एज्यूम किया है। ये अंतःखंड कितना है बेटा जी, B। तो अब चूंकि बिंदु Q हमारा y अक्ष पर स्थित है
y अक्ष पर स्थित है, इसलिए अक्ष और z निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे इसके 0, अक्ष और z निर्देशांक तो 0 हो जाएंगे। और y निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पे तय की गई दूरी, और y अक्ष पे कितनी दूरी तय कर रहे हैं अपन b, तो बिंदु की b के क्यों के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे 0, b, 0। इसी प्रकार बिंदु r जो है वो z एक्सिस पर स्थित है, तो इसका y और अक्ष कोऑर्डिनेट 0 होगा, अक्ष कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। और z अक्ष पे काटा गया अंतःखंड जो है हमारे पास में c इकाई है, तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा, z अक्ष पे तय की गई दूरी या चली गई दूरी कितनी है वो हमारे पास में c। इस प्रकार हम बिंदु p q r के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, समतल निर्देशीय अक्षों को, समतल निर्देशीय अक्षों को बिंदु P a, 0, 0, Q 0, B, 0 व R 0, 0, C पर प्रतिच्छेद करता है। हमारा जो ये प्लेन है वो इन निर्देशीय अक्षों को इन 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये समतल इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो ये तीनों बिंदु किस पर स्थित होंगे, समतल पर स्थित होंगे। और यदि तीनों बिंदु समतल पर स्थित हैं तो बेटा जी आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि यदि कोई बिंदु रेखा पर स्थित हो तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई बिंदु समतल पर स्थित है तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या कहेंगे, चूंकि बिंदु P समतल पर स्थित है, अतः समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात हमारे जो समतल के समीकरण में x, y, z आ रहे हैं उसके स्थान पर हम बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, और बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास में a, 0, 0, अक्ष कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे अपन। तो a अक्ष की जगह a, पल्स b y की जगह 0, पल्स c z की जगह 0, पल्स d बराबर 0। क्या बन गया हमारे पास में a पल्स d बराबर 0, a बराबर -d। अब चूंकि हमने यहाँ ABC मान के चल रहे हैं तो a बराबर है -d/a, इसको हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम बात करें बिंदु Q और R भी समतल पर स्थित हैं, अतः समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। बिंदु Q की हम बात करें तो अक्ष के स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ ये 0 बन जाएगा। Y के स्थान पे B रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा जी, B, और Z के स्थान पे 0 रखेंगे 0, पल्स D बराबर 0। दिस इंप्लाइज कैपिटल B बराबर है -d/b, तथा बिंदु R 0, 0, C भी समतल पर स्थित है, अतः समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अक्ष और y कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं, 0 बन गया। क्या बन गया बेटा जी हमारे पास में C पल्स D बराबर 0, कैपिटल C बराबर है -d/c। इसको हमने इक्वेशन सेकंड कहा, इसको हमने इक्वेशन थर्ड कहा। ये ABC हमने मान के चले थे, इनका मान रखेंगे, इसको हम इक्वेशन A कह देते हैं, इक्वेशन A। समीकरण 1, 2, 3 से मान समीकरण A में अगर हम रखें तो क्या प्राप्त होगा हमें, A की वैल्यू है -d/a, -d/a अक्ष
पल्स b की वैल्यू हम रखें माइनस डी, तो पल्स और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस डी अपॉन स्मॉल बी वाई, और c की वैल्यू हम रखें तो माइनस कैपिटल D अपॉन स्मॉल c z, पल्स d बराबर 0। इन सभी के अंदर हम बात करें तो यदि माइनस डी हम कॉमन लें तो क्या बचेगा यहाँ से, x अपॉन ए पल्स y अपॉन बी पल्स z अपॉन सी, और माइनस डी कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, -1 इक्वल्स टू 0। माइनस डी तो एक अदिश राशि है, भाग में जाएगी क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x अपॉन ए पल्स y अपॉन बी पल्स z अपॉन सी -1 इक्वल्स टू 0, या x बट्टा ए पल्स y बट्टा बी पल्स z बट्टा सी बराबर 1। इसे हम बेटा कहते हैं अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, जो कि आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो इस फॉर्मूले को हम समझते हैं कि ये ABC क्या है। ABC जो है हमने क्या लिया था, निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंड लिए थे। तो यहाँ जो स्मॉल a है, इस स्मॉल a के लिए आप क्या कह सकते हैं, समतल द्वारा अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, और स्मॉल b क्या कहेंगे, समतल द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। इसी प्रकार स्मॉल c बराबर क्या हो जाएगा, समतल द्वारा z अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। अर्थात हम ये कह सकते हैं बेटा जी ABC जो है वो समतल द्वारा निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंड हैं। तो आप याद रखिएगा अंतःखंड रूप में जो समतल का समीकरण होता है वो क्या होगा बेटा जी, x बट्टा ए पल्स y बट्टा बी पल्स z बट्टा सी बराबर 1। अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी बात अगर हम करें तो आपको एक व्यापक रूप में समतल दिया होगा और आपसे कहेगा कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, या अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करके निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अर्थात ABC का मान आपसे पूछता है। जैसा कि हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन 11.3 में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, समझते हैं। समतल 2x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 5 द्वारा निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको समझते हुए चलना है। हमने अंतःखंड रूप अभी डिस्कस किया था बेटा जी, x बट्टा ए पल्स y बट्टा बी पल्स z बट्टा सी बराबर 1। इसको देखकर आपको क्या समझ में आता है कि सबसे पहले तो जो भी कांस्टेंट है वो बराबर के दूसरी ओर होना चाहिए, साथ ही कांस्टेंट का मान सिर्फ इकाई होना चाहिए अर्थात 1 होना चाहिए। फिर आगे हम बात करेंगे आपको समतल कौन से रूप में दिया है। आपको समतल हमेशा व्यापक रूप में दिया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, समतल का समीकरण या दिए गए समतल का समीकरण, दिए गए समतल का समीकरण। क्या दिया हमें समतल, 2x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 5। सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा बेटा आपने, कि बराबर के दूसरी ओर कांस्टेंट तो है लेकिन क्या नहीं है, वो इकाई नहीं है। अब 8 1 का दावर है, जद क्या को भाग दो थे
5 को। तो अपन क्या के गंगाइन है, प्रत्येक पद को 5 से विभाजित करने पर, प्रत्येक पद को 5 से विभाजित करने पर या 5 का भाग देने पर, देखो बेटा जी क्या बनेगा, 2/5 अक्स प्लस y/5 माइनस z/5 बराबर है 5/5 कितना हो जाएगा 1। बोलो सर ये अणको आगो बराबर में 1 तो आगो, लेकिन साथ ही हम बात करें यहाँ अक्स वाई जेड का अंश में जो गुणांक है, वैसे तो गुणांक बेटा जी 1/a है, मैं सिर्फ अंश की बात कर रहा हूँ। तो अक्स का अंश में गुणांक कितना होना चाहिए, इकाई, y और z का भी क्या होना चाहिए, इकाई, साथ ही तीनों पल्स के भी होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ तो ये पल्स का है ही नहीं, माइनस का है, तो इसको कैसे चेंज करें, यहाँ गुणांक इकाई है लेकिन यहाँ तो गुणांक 2 है, तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, आप ध्यान से देखें। अक्स बट्टा 5/2 जो अंश में है वो पहले हर में भाग में रहा होगा, 5/2 को अगर आप सोल्व करें बेटा जी तो क्या जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2x/5 बनेगा, यही बनेगा। इसका मतलब अगर अंश में कोई गुणांक आ रहा है तो उसको आप हर में जो है उसके बट्टा में रख सकते हैं। पल्स y/5 यहाँ ऑलरेडी अपने फॉर्म में ही है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है सर यहाँ माइनस आ गया, इसको पल्स कैसे बनाऊँ, आप तो कह रहे हैं पल्स बनाओ, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा जी, पल्स लगाओ और माइनस को नीचे लिख दो, पल्स और माइनस क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएगा बराबर 1। ये कौन से रूप में आ गया बेटा जी आपके पास में, अंतःखंड रूप में आ गया। कौन से रूप में आ गया, अंतःखंड रूप में। अब इसके अंतःखंड रूप से तुलना करके आप बता सकते हैं, अंतःखंड रूप क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 से तुलना करने पर, बताइए मुझे, अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जो कि क्या है स्मॉल a बराबर कितना होगा 5/2। इसी प्रकार y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड स्मॉल b बराबर कितना होगा 5, और z अक्ष पे काटा गया अंतःखंड स्मॉल c बराबर कितना होगा -5। अब यहाँ अपनी लड़ाई फिर से होगी कि सर अंतःखंड तो लंबाई है और लंबाई फिर माइनस की कैसे हो गई। तो याद रखिएगा मेरी बात को कि यहाँ ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि जो जेड अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है वो धनात्मक जेड अक्ष पे नहीं काटा गया है, वो ऋणात्मक जेड अक्ष पे काटा गया है, अर्थात नेगेटिव जेड अक्ष की ओर है। अगर ये हमारे पास में पॉजिटिव जेड अक्ष है तो नेगेटिव जेड अक्ष इसके विपरीत और होगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह क्या बताता है अपने को कि ये जो अंतःखंड काटा गया है जेड अक्ष पे वो धनात्मक जेड अक्ष पे नहीं काट करके ऋणात्मक जेड अक्ष पे काटा गया है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके जैसा ही एक आसान सा एग्जाम्पल है, मैं साथ ही इस पे आधारित 2 क्वेश्चन है, दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल सा पुटअप किया है अपने को। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्ष y और z अक्षों पर क्रमशः है 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। आपको अक्ष y अक्ष और z अक्ष पे काटे गए अंतःखंड दिए हुए हैं।
तो आप जानते हैं, सबसे पहले मानेंगे, माना समतल द्वारा अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष पे काटे गए अंतःखंड क्रमशः है ए बी व सी हैं। तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। फिर लिखेंगे समतल द्वारा अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण है अक्ष बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1। ABC का मान रखने पर अक्ष बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 3 प्लस जेड बट्टा 4 बराबर 1। ये कौन से रूप में समतल का समीकरण आ गया बेटा जी? अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप फेयर कॉपी में एग्जाम्पल 19 जो मैंने अभी समझाया है वो एग्जाम्पल 19 आप होमवर्क में स्वयं करेंगे। ये 2 क्वेश्चन इस पे आधारित हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण है। और बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूँ तो बड़ा 6 नंबर के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। हम बात करें 2017 से पहले यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता था 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण। 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण। समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 समतल ये हैं, आप देख पा रहे हैं, ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। ये दोनों समतल जो है वो कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं आप आसानी से देख पा रहे हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों समतल यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल बेटा जी इस प्रकार से होगा। इस समतल का समीकरण हम कैसे निकालेंगे? सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों की हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सदिश रूप। व्यापक रूप में हमने समतल का समीकरण पढ़ा था, आपको याद हो, सदिश समीकरण है r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d। यदि हम 2 समतलों की बात करें, 2 समतल किस प्रकार से मानेंगे? r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1, ये प्लेन फर्स्ट होगा, p1 सच दैट, और p2 प्लेन सेकंड है। क्या हो जाएगा? r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2, इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास में 2 समतल हैं जहां n1 वेक्टर है पहले समतल का अभिलंब सदिश और n2 वेक्टर है दूसरे समतल का अभिलंब सदिश। इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल क्या होगा देखते हैं। समतल 1 मतलब जो समीकरण 1 में है वह 2 जो समीकरण 2 में है के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का सदिश समीकरण। याद रखिएगा p1 वेक्टर प्लस लैम्बडा p2 वेक्टर बराबर 0। अब यहां हम बात करें p1 वेक्टर क्या होगा बराबर 0 हम कह रहे हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 बराबर 0। इसको r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 बराबर 0। d1 d2 दूरियां इसलिए अदिश राशि है, वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो p1 वेक्टर क्या लिखोगे? r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 प्लस लैम्बडा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 बराबर 0। इन दोनों में हम बात करें तो r वेक्टर कॉमन हो जाएगा, डॉट यहाँ क्या बचेगा? n1 वेक्टर
पल्स यहाँ क्या बचेगा, लैम्बडा n2 वेक्टर माइनस d1 उधर गया पल्स d1 माइनस लैम्बडा d2 उधर गया पल्स लैम्बडा d2। तो याद रखिएगा दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का जो सदिश समीकरण है वो क्या होता है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्बडा n2 वेक्टर बराबर d1 प्लस लैम्बडा d2। ये सदिश समीकरण है। कौन सा समीकरण बेटा जी, सदिश समीकरण, जिसमें n1 वेक्टर क्या है, पहले समतल का अभिलंब सदिश, n2 वेक्टर क्या है, दूसरे समतल का अभिलंब सदिश। d1 और d2 अदिश राशियां हैं या दूरियां हैं, लेकिन लंबवत दूरियां नहीं कह सकते हम इनको। ये हमने सदिश रूप डिस्कस किया। इसके बाद जो सेकंड है हमारा कार्तीय रूप, कार्तीय रूप की हम चर्चा करें। सेकंड कार्तीय रूप r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d सदिश समीकरण था। तो इसके समकक्ष हम बात करें, समतल का कार्तीय समीकरण जो है वो हमने पढ़ा था ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। अगर दो समतल हैं तो पहला समतल P1 सच दैट, पहले के लिए 1 1 काम में ले लेंगे, a1 अक्ष प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट पहला समतल एंड प्लेन सेकंड क्या हो जाएगा, a2 अक्ष प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। अब ये d1 और d2 कांस्टेंट है बेटा जी, पल्स के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन सेकंड क्या कहेंगे, प्लेन फर्स्ट व सेकंड समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का कार्तीय समीकरण है। मेरी सजेशन ये रहेगी बेटा आप इसको इसी प्रकार से याद रखें, कैसे, P1 प्लस लैम्बडा P2 बराबर 0। दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, P1 प्लस लैम्बडा P2 बराबर 0। अब P1 की जगह P1 की वैल्यू रख सकते हैं आप और P2 की जगह P2 की वैल्यू, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको इसी रूप में याद रखें, P1 प्लस लैम्बडा P2 बराबर 0। बड़ा आज की कक्षा में हमने अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण पढ़ा, साथ ही उस पर आधारित क्वेश्चन हमने देखे और थ्योरी का पॉइंट दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण है, इसकी थ्योरी हमने डिस्कस की। सदिश समीकरण होता है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्बडा n2 वेक्टर बराबर d1 प्लस लैम्बडा d2। कार्तीय रूप होता है P1 प्लस लैम्बडा P2 बराबर 0। ये आपको लर्न करना है। कल हम इस पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास में जिस प्रकार से रेखा में कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, ठीक उसी प्रकार समतल से 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से बनता है। इसको हम कल, इस पे आधारित क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।